नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में दिन भर की तमाम अहम खबरों पर हम डालते हैं विस्तार से नजर। और आज की कौन कौन सी अहम खबरें हैं जो आज खबर दिन भर में दरअसल हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए। सबसे पहले आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। पहली खबर भाषा विवाद और आक्रोश की है। जरा सोचिए, सिर्फ एक मिठाई खरीदने पर आपकी जुबान पर सवाल उठें और फिर उसी जुबान को लेकर उड़ने लगे थप्पड़ों के तमाचे। एक मोबाइल रिचार्ज करने की छोटी सी कोशिश बने आपकी पहचान का संकट। महाराष्ट्र में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां आप क्या बोलते हैं यह सवाल नहीं, अब धमकी बन चुका है। क्या यह भाषा का सम्मान है या राजनीति की नई चाल? जो हुआ वो चौंकाने वाला है, जो आगे आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पूरी कहानी बस कुछ ही पल में आपके बीच हम लेकर हाजिर होंगे। दूसरी अहम खबर का जिक्र करें तो दूसरी अहम खबर का जिक्र होगा बुलडोजर कार्रवाई का। एक सफेद चोला, एक रहस्यमयी मुस्कान और पीछे छिपाता एक ऐसा राज जिसे जानकर रूह कांप जाए। वो बाबा नहीं था, एक पूरा तंत्र चला रहा था, जहां बेटियों की मासूमियत बिकती थी, धर्म की नीलामी होती थी और पीठ पीछे खेला जाता था साजिशों का खेल। एटीएस ने जिस बाबा की पोल खोली, अब उस पर योगी सरकार का बुलडोजर भी चल चुका है। लेकिन क्या यह ही अंत है या अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है? पूरी कहानी अब से कुछ देर के बाद आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र तैयारी का करेंगे, तैयारी पूरी का करेंगे। जब लहराती भगवा पताके सड़कों पर नजर आने लगे, हर हर बम बम बोले की गूंज फिजाओं में गूंजने लगे, तो समझ जाइए भोलेनाथ के भक्तों की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार सिर्फ आस्था नहीं है, अलर्ट भी है। कांवड़ यात्रा के पथ पर खुद सीएम योगी उतरे हैं और संदेश साफ है, अगर किसी ने इस यात्रा की पवित्रता से खिलवाड़ किया तो उसका अंजाम भी तय है। आगे जो तस्वीरें, आंकड़े और एक्शन आपको हम दिखाएंगे, वो जो आप देखेंगे वो दिखाएंगे इस बार सावन में सिर्फ श्रद्धा नहीं, सुरक्षा भी अभिपूत्र है। अब से कुछ देर के बाद डिटेल आपके बीच। चौथी खबर का जिक्र करें, एडमिशन पक्का का जिक्र करेंगे। अगर आपके बच्चे के पैरों में थिरकन है, हाथों में है रंगों का जादू या फिर आवाज में है सुरों की तासीर, तो स्यूटेट जो है उसमें नंबर अब मायने नहीं रखते हैं। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में इस बार की कहानी कुछ अलग है, जहां मार्कशीट नहीं टैलेंट करेगा आपकी किस्मत तय। लेकिन इस मौके की एक लिमिट है, वो कब तक है, कैसे मिलेगा ये गोल्डन टिकट, आगे बताएंगे पूरी कहानी। आपके हुनर की यूनिवर्सिटी में एंट्री तक की कहानी अब से कुछ देर के बाद। पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र दरअसल बिना इंटरनेट की चैट का करेंगे। सोचिए, मोबाइल में ना इंटरनेट है ना नेटवर्क है, फिर भी आप किसी से लाइव चैट कर रहे हैं। ना नाम, ना नंबर, ना सर्वर, फिर भी मैसेज जा रहा है सीधे सामने वाले के फोन में। क्या वाकई मुमकिन है ये सब? क्या व्हाट्सएप का तख्त अब डगमगाने वाला है? टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति आई है, उसका नाम है बिट चैट। क्या है इसकी ताकत और कैसे बदलेगी ये आपकी चैटिंग की परिभाषा, आगे बताएंगे एक एक डिटेल के साथ। तो इन 5 खबरों पर रहेगी हमारी विस्तार से नजर, और जाते जाते बात पते की। लेकिन जब शुरुआत करेंगे, शुरुआत दरअसल भाषा पर विवाद की करेंगे। जरा सोचिए, आप अपने शहर की किसी मिठाई की दुकान पर जाएं और वहां आपकी बोली के चलते आपके साथ मारपीट हो जाए, या सिर्फ एक मोबाइल चार्ज करने पर कोई पूछ बैठे मराठी आती है क्या, और फिर शुरू हो जाए भाषा के नाम पर थप्पड़ों वाली राजनीति। जी हां, महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई ने ऐसा तूल पकड़ा है कि अब सड़कें अखाड़ा बन चुकी हैं और जुबान आपकी पहचान नहीं बल्कि वजह बन गई है टारगेट बनने की। मुंबई और ठाणे में बीते कुछ दिनों में जो हुआ वो न सिर्फ डरावना है बल्कि बेहद चिंताजनक भी है। मीरा रोड की एक मिठाई की दुकान से शुरू हुआ विवाद अब सीधे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन तक पहुंच चुका है, जहां मनसे और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट, धमकी और पत्थरबाजी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
एक कारोबारी ने सोशल मीडिया पर जब मराठी ना सीखने की बात लिखी तो अगले ही दिन उनके ऑफिस पर पत्थर बरसने लगे। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन सियासी तापमान अब भी हाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि मराठी पर गर्व है, लेकिन गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई वाकई में भाषा की है या फिर राजनीति की नई स्क्रिप्ट है। इस भाषा विवाद की शुरुआत हुई मुंबई से सटे मीरा भयंदर से, जहां एक मिठाई की दुकान जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन में अचानक कुछ लोग घुसे। दुकान मालिक बाबूलाल चौधरी से कहा मराठी में बात करो। जब मालिक ने मना किया तो उन पर हमला कर दिया। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि आरोप सीधे सीधे मनसे के कार्यकर्ताओं पर लगा। वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर आग फैली। इसके जवाब में स्थानीय कारोबारियों ने एक दिन का बंद बुला दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हमारी भाषा को लेकर हिंसा होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके कुछ ही दिन के बाद एक और घटना घटी ठाणे में। यहां पर स्टेशन के बाहर किरण जाधव नाम के एक व्यक्ति से मोबाइल चार्जिंग को लेकर झगड़ा हुआ, जो अचानक मराठी आती है या नहीं पर आ गया। जब विवाद गहराया तो कहा गया कि इस पूरे मामले को शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने हवा दी। एफआईआर में तो लिखा गया कि यह विवाद मोबाइल चार्जिंग को लेकर था, लेकिन जबरन मराठी बुलवाने को जो वीडियो सामने आया उसने माहौल को और गर्मा दिया। वीडियो में 3 युवकों को एक कमरे में बैठाकर किरण जाधव उनसे पूछते दिख रहे हैं मराठी आती है, और फिर जबरन मराठी बोलने को कहते हैं। इस बीच एक व्यवसायी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डालता है, लिखता है राज ठाकरे मैं मुंबई, लिखता है कि राज ठाकरे मैं मुंबई में 3 साल से रह रहा हूं, 30 साल से रह रहा हूं, लेकिन मराठी नहीं सीख पाया हूं। अब जब तक आप जैसे लोग मराठी का ठेका लेंगे मैं मराठी नहीं सीखूंगा। बस फिर क्या था, 5 जुलाई को उनके ऑफिस पे पत्थरबाजी हुई। मनसे के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। डर के माहौल में सुशील कोडिया ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी, बयान वापस लिया। इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है मराठी पर गर्व करना गलत नहीं है, लेकिन किसी भाषा के नाम पर हिंसा या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून अपना काम करेगा। वहीं शिवसेना यूबीटी और मनसे दोनों पार्टियों ने साफ पाई दी है वो किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो अहिंसा के रास्ते पर हैं। लेकिन सच तो यह है कि बात सिर्फ सम्मान तक नहीं रुकी है, अब डर तक पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि क्या वाकई में मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई है, या ये सिर्फ चुनावी जमीन को मजबूत करने की चाल। क्या एक भाषा दूसरी भाषा की दुश्मन हो सकती है, और हाँ तो फिर देश की एकता का क्या होगा? जवाब अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल जाहिर तौर पर जरूर देश के हर नागरिक के दिमाग में। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। का है ये कौन से तो भी पार्टी का एजेंडा ये पुलिस चला रही है क्या, ऐसा संदेह हमारे दिल में निर्माण होता है। जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे, नोटिस दे रहे, अरेस्ट कर रहे, ये गलत है। ताकत तभी दिखानी चाहिए तभी कुछ अगर गलत हो, उन्होंने अगर मोर्चा निकाला और गलत कुछ किया रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मोर्चा निकालने से पहले अगर आप गलतियां कर रहे हो तो ये पुलिस की बीजेपी के माध्यम से जो पर प्रांतीय है उनको परमिशन दी जाती है, और दूसरे बाजू मराठी लोग जब आंदोलन की सोच करते हैं वहां पे उनको रुकाया जाता है। तो यहाँ पे भेदभाव बीजेपी कर रही है ऐसे दिख रहा है। अभी बीजेपी जानबूझ के ये भेदभाव कर रही है क्योंकि उनको बम्बई का इलेक्शन जीतना है, लड़ना है, और बिहार का इलेक्शन भी लड़ना है। उस एंगल से मतलब महाराष्ट्र में जो सब एक इकट्ठा रहते थे, साथ में रहते थे, अभी बीजेपी चाहती है सब अलग अलग वहां पे झगड़ते रहे, डिवीजन वहां पे हो, डिवीजन ऑफ वोट का फायदा बीजेपी को हो। उस एंगल से मराठी वर्सेस नॉन मराठी करने का प्रयास ये बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी सरकार में है। एकनाथ शिंदे जी का अगर आज तक का जो राजनीति अगर हम देखें तो वहां पे मराठी मानुस का आवाज बनके उन्होंने बाला साहेब ठाकरे साहब के मार्गदर्शन में वहां पे काम किया है। लेकिन अगर आज देखें बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर होने के कारण कहाँ पे तो जो पुराना आग है, जो आग हम सबको दिखता था, वो आज एकनाथ शिंदे साहब
के माध्यम से मराठी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए वो आग अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा। शायद बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर। अब बात एक बाबा की जो धर्मांतरण करा था। तो एक बाबा सफेद चोले में, चेहरे पर रहस्य, आंखों में दिखावे की करुणा और पीठ पीछे एक ऐसा खेल जिसमें बेटियों का बचपन, मासूमियत और धर्म सब दांव पर लगा हो। जिस बाबा को लोग पीर समझकर झोली फैलाते थे, दरअसल वो एक पूरा नेटवर्क चला रहा था। एक ऐसा गिरोह जिसमें रेट लिस्ट बनी हुई थी। बेटियों की कौन कितने में धर्म बदलेगा, कौन से जाति कितना पैसा किस जाति से मिलेगा, कितना पैसा किस जाति से लेना है। और अब उस झांगपुर बाबा पर बुलडोजर चला है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन को एटीएस ने गिरफ्तार किया, जो लखनऊ के एक होटल में 80 दिनों से नीतू उर्फ नसरीन के साथ छिप कर रह रहा था। 16 अप्रैल से 5 जुलाई तक झांगुर बाबा लखनऊ के विकास नगर इलाके में एक होटल के कमरे नंबर 102 में डेरा डाले हुआ था और वहां से चलाता था धर्मांतरण का नेटवर्क पर्दे के पीछे से। एटीएस की टीम ने एक ऑपरेशन के तहत इसे पकड़ा और पूछताछ में जब परतें खुली तो अफसर भी दंग रह गए। झांगुर बाबा पर लड़कियों को टारगेट करने, धर्म बदलवाने और जाति के हिसाब से पैसे तय करने जैसे गंभीर आरोप हैं। बाबा ने 40 से ज्यादा बार इस्लामिक देशों का दौरा किया है। 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग बाबा के 40 अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रैक की गई है। बाबा रेट लिस्ट के जरिए तय करता था किस जाति की लड़की कितने पैसे में धर्म बदलेगी। और यही नहीं, एटीएस को मिले इनपुट्स के मुताबिक बाबा ने मासूमों को बहला फुसलाकर उनका धर्म बदला, उन्हें मुस्लिम बनाकर निकाह करवाया। अब इस मामले में योगी सरकार का बुलडोजर चला है। बलरामपुर के मधुपुर में झांगुर बाबा की आलीशान कोठी को 2 जेसीबी मशीनों से ध्वस्त कर दिया गया है। बाबा के सहयोगी की संपत्ति पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा है, जो बेटियों को प्रयोगशाला बना देते हैं वो समाज के दुश्मन हैं और उन्हें फांसी मिलना चाहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने साफ कहा है कि झांगुर बाबा प्रशासन की मिलीभगत से पहले बचता था, लेकिन अब नहीं। एटीएस ने सबूत इकट्ठा किए हैं। राज्य भर में इस केस को लेकर गंभीर आक्रोश है। लोग सड़कों पर हैं, सवाल उठ रहे हैं, क्या झांगुर अकेले था या कोई बड़ा नेटवर्क इससे जुड़ा था? खाड़ी देशों से पैसा क्यों आया? इतने सालों तक ये सब कैसे चलता रहा? बाबा था या भेड़ की खाल में भेड़िया? पीर था या धर्म का सौदेगार? एक बात तो तय है, बेटियों को टारगेट करना, धर्म का सौदा करना और धर्मांतरण की दुकान चलाना अब छिप नहीं पाएगा। बुलडोजर सिर्फ ईंट नहीं गिराता, वो गुनाहों के अड्डे को मटिया मेट कर देता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एटीएस की जांच जारी है और झांगुर बाबा के पीछे जो परछाइयां हैं उनका चेहरा अभी सामने आना बाकी है। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के आलीशान कोठी में मौजूद है। यहाँ पर बाबा का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी को लगा करके झांगुर बाबा जमालुद्दीन के आलीशान कोठी को गिराया जा रहा है। यहीं से वो धर्मांतरण का काला कारनामा शुरू हुआ था। यहीं से झांगुर बाबा जमालुद्दीन धर्म परिवर्तन कराता था, महिलाओं का ब्रेन वॉश कराता था। उसके बाद उन सभी को इस्लामिक देशों का यात्रा कराता था। हालांकि 40 से ज्यादा इसके जितने सहयोगी हैं, जितने लोग धर्मांतरण कर चुके हैं, वो लोग 40 से अधिक बार इस्लामिक देशों का यात्रा कर चुके हैं। हालांकि धर्म परिवर्तन के मामले में यहीं से झांगुर बाबा लोगों का ब्रेन वॉश कराता था। एक अंगूठी नग बेचने वाला झांगुर बाबा अचानक कैसे रातों रात करोड़पति बन जाता है और करोड़ों की आलीशान बिल्डिंग खड़ा कर लेता है, लग्जरी गाड़ियां खरीद लेता है, मॉल खरीद लेता है और ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगता है। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जिले के जितने भी गोपनीय और सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी, जब झांगुर बाबा जमालुद्दीन अपना इतना बड़ा बिल्डिंग कोठी तैयार कर रहा था, तो यहाँ के जो गोपनीय अधिकारी है, जो गोपनीय प्रशासन है, वो क्या कर रही थी। हालांकि धर्मांतरण के मामले में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा है। पूर्व बीते शनिवार को झांगुर बाबा जमालुद्दीन को गैर जमानती वारंट जारी हुआ था।
शनिवार को एक लग्जरी होटल लखनऊ से छांगुर बाबा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। उसके बाद जिले के अधिकारी आज कार्रवाई कर रहे हैं। आज छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर चल रहा है। अप्रैल में छांगुर बाबा के 2 बेटे जेल जा चुके हैं। वो इस समय लखनऊ के जेल में बंद है, यानी 3 महीना बीत चुका है। वो इस समय लखनऊ के जेल में बंद है। अब छांगुर बाबा भी जेल जा चुका है और छांगुर बाबा की कोठी पर कार्रवाई होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। ये छांगुर बाबा का आलीशान कोठी है। इस कोठी में कुत्तों से खुखार कुत्तों से रखवाली कराया जाता था। इस कोठी के जो छत दीवारी है, जो बाउंड्री है, उस पर कटीले तार दौड़ाए गए थे। उस पर रात के समय करंट दौड़ाया जाता था कि बाउंड्री के माध्यम से, बाउंड्री के सहारे कोई अंदर प्रवेश न कर सके। इस कोठी में चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी। इस कोठी में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। उस कंट्रोल के रूम के माध्यम से इस कोठी का निगरानी किया जा रहा था। हालांकि इसी कोठी में, इसी बिल्डिंग में जमालुद्दीन छांगुर बाबा लोगों का, महिलाओं, बच्चों, छात्र छात्राओं का ब्रेन वॉश करता था। उनको मोटी रकम का प्रलोभन देकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराता था। आज उसके इस आलीशान कोठी पर सीएम योगी का बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कितने लोग संलिप्त हैं। अगर संलिप्त है तो उनके ऊपर, उनके संपत्ति पर कब कार्रवाई की जाएगी। अशोक पाल, इंडिया वाइज, बलरामपुर। अब समझिए जरा छांगुर बाबा का सीन क्या था। जमालुद्दीन का धर्मांतरण रैकेट था, लव जिहाद, ब्रेन वॉश करता था, पैसा देकर धर्मांतरण करता था। जमालुद्दीन कैसे करता था काम? झूठे मुकदमों में उसको फंसाए गए थे। छांगुर बाबा का धर्मांतरण वाला रेट कार्ड समझिएगा। ब्राह्मण, पिछड़ी जाति 10 से 12 लाख रुपए लेकर पिछड़ी जाति के लोगों को ये बनवाता था, उसका धर्मांतरण कराता था। अन्य जातियों को 8 से 10 लाख रुपए लेकर 8 से 10 लाख रुपए अन्य जाति, ब्राह्मण, सिख और क्षत्रिय, ये वो जातियां हैं जिसका धर्मांतरण का तकरीबन 16 लाख रुपए ये लेता था। ये रेट लिस्ट है। छांगुर बाबा कैसे एटीएस के रडार पर आया? करोड़ों का बंगला, संपत्ति थी। इसके अलावा गैंग ने 40 देशों में विदेश यात्रा की, इस्लामिक देशों की यात्रा भी इसने की थी, जिसके बाद ये एटीएस की रडार में आ गया था। करोड़ों का बंगला और संपत्ति इसकी थी उस वजह से। अब बात कांवड़ यात्रा की करेंगे। जब लाखों कदम एक दिशा में उठते हैं, जब हर गूंज बोले बम की पुकार बन जाती है, तो समझ लीजिए सावन आ गया है और कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार की यात्रा कुछ अलग है, कुछ ज्यादा खास है और कहीं ज्यादा सतर्क। एक और आस्था की अपार भीड़ है, दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ की बर्फ जैसी सख्त चेतावनी। कांवड़ यात्रा ने किसी ने भी खलल डाली तो छोड़ा उसको नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने गाजियाबाद से बिजनौर तक हेलीकॉप्टर से कांवड़ पथ का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए, ना व्यवस्था में चूक होना चाहिए, ना श्रद्धालुओं की आस्था में कोई खलल होनी चाहिए। हर जिले में बिजली, पानी, टेंट, सुरक्षा, स्वच्छता और चिकित्सा के इंतजाम टॉप क्लास हों, यही सरकार की प्राथमिकता है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, हर मोर्चे पर अलर्ट जारी कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह अगर यात्रा में व्यवधान डालने की कोशिश करेगा तो सीधे गिरफ्त में आएगा और सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, खाद्य सामग्री को दूषित करने, अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को आतंक जैसा माना जाएगा। ये सिर्फ यात्रा नहीं है, शिव भक्तों की आस्था का महासंगम है और इस संगम की पवित्रता से समझौता अब किसी भी कीमत पर नहीं होगा। प्रशासन का संदेश एकदम साफ है, व्यवस्था रहेगी लोहे की, लेकिन दिल रहेगा भोलेनाथ के भक्तों के लिए खुला। क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, ये चेतावनी है उन सभी के लिए जो आस्था को चुनौती समझते हैं। सावन का महीना, शिव का ये उत्सव अब सिर्फ श्रद्धा का नहीं, सुरक्षा का भी पर्याय बन चुका है। अब बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की करते हैं। क्या आपके बच्चे को डांस आता है? क्या आपके पास म्यूजिक, थिएटर, डिबेट
या फाइन आर्ट्स में हुनर है? अगर हां तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं, तो दरअसल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन अब CUET के नंबरों पर नहीं बल्कि आपकी प्रतिभा पर होगा। जी हां, ड्यू की अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रक्रिया अपने चरम पर है और 8 जुलाई से इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब अगर CUET में नंबर कम भी हैं तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ECA कोटा आपके लिए गोल्डन टिकट बन सकता है। ड्यू ने इस साल दरअसल अगर जिक्र करें, ड्यू ने इस साल ECA यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कोटे के तहत 1347 सीटें ऑफर की हैं। खास बात यह है कि इसमें CUET स्कोर की वेटेज केवल 25% है, जबकि 75% नंबर मिलेंगे ट्रायल में आपके टैलेंट के दम पर, यानी कि नंबर से नहीं हुनर से होगा दाखिला। डांस, म्यूजिक, थिएटर, डिबेट से लेकर डिजिटल मीडिया और योग तक ECA की कुल 14 कैटेगरीज हैं और छात्र 3 साल के सर्टिफिकेट अपलोड कर 18 जुलाई से शुरू हो रहे ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। ये ट्रायल पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेजेस में आयोजित होंगे और एडमिशन की मेरिट लिस्ट सेंट्रलाइज्ड होगी, यानी कि खेल होगा स्किल का और जीत होगी सिर्फ टैलेंट की। ड्यू की इस पहल से उन छात्रों को बड़ी राहत मिली है जो CUET में कुछ अंक पीछे रह जाते हैं और लेकिन उनके अंदर कला, नेतृत्व और रचनात्मक का समंदर होता है। तो अगर आपको भी लगता है कि सिर्फ किताबें नहीं, आपकी कला भी आपकी पहचान है, तो देर मत कीजिए। 14 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तारीख है और आपका हुनर ड्यू की क्लासरूम में आपकी सीट पक्की कर सकता है। सोचिए एक ऐसा मैसेजिंग ऐप जो ना इंटरनेट मांगे, ना मोबाइल नंबर और ना ही ईमेल, फिर भी आप चैट कर सकते हैं लाइव। ना कोई सर्वर, ना कोई सेंसरशिप और ना ही कोई डेटा चोरी का डर। क्या वाकई टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है? जी हां, वही जैक डोर्सी जिन्होंने ट्विटर, जो अब एक्स हो चुका है, उसको जन्म दिया, वो अब ला रहे हैं बिटचैट, एक ऐसा धांसू ऐप जो व्हाट्सएप की बादशाहत को सीधे चुनौती दे रहा है। ब्लूटूथ मैश नेटवर्क पर चलने वाला यह ऐप आपको बिना किसी नेटवर्क के भी मैसेज भेजने की ताकत देता है। 300 मीटर की रेंज, मल्टी हॉप ट्रांसमिशन और सबसे बड़ी बात, इसमें आपका कोई नामो निशान नहीं है। जी हां, ना फोन नंबर, ना ईमेल, आपकी पहचान सिर्फ आपके डिवाइस की है। और सुरक्षा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से लेटेस्ट कर्व 25519 प्लस AES GCM एल्गोरिदम से लैस, यानी कि ना कोई हैक कर सकता है, ना ट्रैक कर सकता है। इसमें है टॉपिक बेस्ड चैट रूम, पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्राइवेट चैट्स और अनलिमिटेड फेवरेट मैसेज स्टोरेज, वो भी बिना किसी अकाउंट के। अभी तो ये iOS पर टेस्टफाइड के जरिए आ चुका है, लेकिन जल्द ही एंड्रॉइड पर भी तहलका मचाएगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये सिर्फ एक ऐप नहीं, एक क्रांति है और सवाल अब ये है कि क्या वाकई में बिटचैट बन पाएगा अगला किंग चैटिंग का? क्या व्हाट्सएप के दिन अब गिने चुने रह गए हैं? अगले कुछ हफ्ते तय करेंगे भारत समेत दुनिया भर के चैटिंग पैटर्न्स की नई दिशा। और तब तक बस एक बात याद रखिएगा, इंटरनेट गया तो क्या हुआ, अब चैटिंग बंद नहीं होगी। जरा ग्राफिक्स के जरिए अब आपको हम समझा देते हैं कि क्या है बिटचैट। बिटचैट दरअसल एक मोबाइल मैसेजिंग ऐप है जो इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की जरूरत के बिना काम करता है। ये पीयर टू पीयर मैसेजिंग को सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि एक मोबाइल सीधे दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होकर मैसेज भेजता है। यह ऐप जैक डोर्सी का वीकेंड प्रोजेक्ट माना जा रहा है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट ने सभी को हैरान कर दिया है। अब देखिए जरा कैसे काम करता है बिटचैट। दूसरा आपको ग्राफिक्स आपको बताते हैं कैसे काम करता है ये बिटचैट। तो कैसे काम करता है ये बिटचैट? बिटचैट ब्लूटूथ मैश नेटवर्क के जरिए डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन बनाता है।
यह नेटवर्क 300 मीटर से ज्यादा रेंज में काम करता है। मैसेज मल्टी हॉप सिस्टम से भेजे जाते हैं, यानी अगर दो डिवाइस दूर हैं तो बीच के बाकी मोबाइल डिवाइस के जरिए मैसेज फॉरवर्ड होता है। यूजर के डिवाइस पर मैसेज टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है और अगर रिसीवर ऑफलाइन है तो मैसेज बाद में डिलीवर होता है। अब समझिए जरा क्या है बिटचैट की सेफ्टी पॉलिसी। सेफ्टी पॉलिसी क्या है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी कि कर्व 25519 प्लस AES GCM एल्गोरिथम के जरिए डेटा पूरी तरह सेफ रहता है। नो फोन नंबर और ईमेल रिक्वायर्ड, इसमें ना तो कोई फोन नंबर की जरूरत होती है ना ईमेल, ये पूरी तरह से प्राइवेट है। नो सर्वर, नो सेंट्रल कंट्रोल, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, इसलिए ऐप सेंसरशिप फ्री है और नेटवर्क ब्लॉकिंग से पूरी तरह से सेफ रहता है। मैसेज स्टोरेज सिस्टम, नॉर्मल मैसेज 12 घंटे के बाद आप डिलीट हो जाते हैं। फेवरेट मैसेज अनलिमिटेड टाइम तक सेव रहते हैं। अगर रिसीवर अवेलेबल नहीं है तो ऐप मैसेज को स्टोर कर लेता है और फिर नेटवर्क मिलते ही डिलीवर कर देता है। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारा मौन भी असर करे और तुम्हारा दूर जाना भी किसी को सोचने की वजह बन जाए। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, जो अपनी कीमत जानता है उसे बाजार की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुल मिलाकर आज बात पते की यही है कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारा मौन भी असर करे और तुम्हारा दूर जाना भी किसी को सोचने की वजह बन जाए। फिलहाल इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।